So, good evening everyone. Last lecture we have started discussion about next topic. मतलब एक्चुअल में सेम ही टॉपिक है, सेम टॉपिक का नेक्स्ट बीट है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ही इतना है कि हम सर्कुलर मोशन को एज ए न्यू टॉपिक, अलग टॉपिक बोल के कंसीडर करते हैं एंड उसको अपन एज ए सेपरेट टॉपिक बोल के ट्रीट करने वाले हैं। एंड वो टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो कल के लेक्चर में जो है हमने सर्कुलर मोशन रिलेटेड सिर्फ इंट्रोडक्शन जो था उसको ही डिस्कस किया था। मतलब बेसिकली क्या है, देखो, हाँ नहीं शिवम, ये बोथ जेई भी है, नीट भी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डे हम जो डिस्कस कर रहे थे अबाउट सर्कुलर मोशन, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये मोशन ही है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि बॉडी जिस पाथ पे मूव होने वाली है वो पाथ रेगुलर की तरह स्ट्रेट लाइन का नहीं है। ये जो पाथ है वो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल है। यानी सर्कुलर मोशन को हमने डिफाइन किया था, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। अगर बॉडी सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर मूव हो रही है तो उस बॉडी के मोशन को अपन सर्कुलर मोशन बोलने वाले हैं। यानी इस टॉपिक में जो कुछ भी डिस्कशन होगा उस डिस्कशन में बॉडी के मोशन का जो पाथ है वो फिक्स होगा, उसकी चेंज होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। हर बार सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ ही रहेगा, अलग कुछ चेंज वहां पे होने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कल हमने स्टार्ट में पहले फिर से मोशन को, फिर बाद में ट्रांसलेशनल मोशन को, देन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को, देन मोशन इन ए प्लेन को डिफाइन कर करके सर्कुलर मोशन को इंट्रोड्यूस किया था। अगर अपन सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डिस्कशन होगा उसमें सरकमफरेंस रहेगा, उसमें सेंटर रहेगा, उसमें रेडियस रहेगी, एंड बाकी जो टर्म्स है एज इट इज बिलोंग टू काइनेमेटिक सेक्शन, बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एज इट इज जो अपन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, मोशन इन ए प्लेन में पढ़ते थे, प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे, रिलेटिव में पढ़ते थे, वही सारी बातें सर्कुलर में हमें पढ़नी है। लेकिन एक छोटा सा लिमिटेशन था, कल हमने उसके ऊपर बहुत डिस्कस किया कि सर्कुलर मोशन में होता क्या है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी रोटेशन, एवरी साइकिल, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, वो जीरो बनता है। इसलिए हम उस सर्कुलर मोशन को रेगुलर मोशन की तरह पढ़ नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हम एक छोटी सी अरेंजमेंट करते हैं, जो कुछ भी सरकमफरेंस के ऊपर होने वाला है उसको सेंटर पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये सेंटर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हेल्प कौन करता है, तो वहां पे रेडियस करती है। तो कल मैंने एक कॉलम बनाया था, दूसरा कॉलम बनाया था, जो कंपेयर कर रहे थे ट्रांसलेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ। तो जैसे सर्कुलर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में हम पढ़ते थे पोजीशन, सर्कुलर मोशन में भी थी एंगुलर पोजीशन। क्या थी एंगुलर पोजीशन देवेश, कीर्ति, सर नहीं, डेफिनेशन क्या थी, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन रेफरेंस लाइन। उसके बाद में जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, सर्कुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो उसको बोला जाता है एज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, ठीक है देवेश, नो इशू। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था कि एंगल ट्रेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट द पोजीशन वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एंड ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। इसलिए यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो नोटेशन था उसको हमने यूज किया था एज ए थीटा। तो ये थीटा बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको डिफाइन किया था। फिर हमने बोला था कि बेसिकली यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करने का एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू R इंटू थीटा, यानी थीटा बनेगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। उसके बाद में हमने देखा था अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका SI यूनिट होगा रेडियन, SI यूनिट होगा रेडियन, और इसको कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे तो ये बन जाएगी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब इसके बारे में जो वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट आता है, मैंने स्टार मार्क करके लास्ट में आपको लिख के दिया था, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और उसमें मैंने लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था, अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीमली स्मॉल है, उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो इट इज ए
Vector quantity. एंड Vector. अदरवाइज जो भी प्रैक्टिकल केस होती है जहां पे Scalar. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेरी गुड। अब ये मैंने क्यों बोला था, क्यों इंट्रोड्यूस किया था, इसका रीजन आपको आगे समझ में आने वाला है। और उसका रीजन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो फॉलो नहीं किया जाता है फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से। यानी कि क्या है, देखो कि वेक्टर को डिफाइन किया था हमने, जो लोग वेक्टर में थे उनको मालूम है, वेक्टर को डिफाइन करते टाइम हमने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और Which follow the vector law of addition. लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। उसने सिर्फ डायरेक्शन है तो वेक्टर नहीं बनेगी, उसको क्या करना है, वेक्टर के जो भी लॉ होंगे उनको फॉलो करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है उसको अपन देखेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये वेक्टर में कंपलसरी है, इस तरह का लॉ फॉलो करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, देखो जब अपन ये इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं तो वहां पे ये थीटा छोटा है, इसलिए मैं उसके साथ ये ग्रीक अल्फाबेट, इसको डेल बोलो डेल्टा बोलो, डेल बोलो डेल्टा बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये डेल के साथ में लिखा मतलब ये एक्सट्रीमली स्मॉल हो गया, अगर इसको मैंने डी के साथ में लिखा मतलब थोड़ा सा स्मॉल हो गया, एंड डायरेक्ट थीटा मतलब कंसीडरेबल हो गया। तीनों की मीनिंग सेम है, थीटा मतलब भी एंगल है, डी थीटा मतलब भी एंगल है, डेल थीटा मतलब भी एंगल है। ये मतलब नॉर्मल फाइनाइट जिसके साथ अपन डील करते हैं कैलकुलेशन में, डी के साथ आ गया मतलब ये स्मॉल हो गया, छोटा हो गया, एंड अगर डेल के साथ आ गया मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो गया, एक्सट्रीमली स्मॉल हो गया। इस तरह के कन्वेंशंस राइटिंग में होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखो यहां पे अगर ये इनफाइनिटेसिमली स्मॉल है तो यहाँ पे डेल्टा थीटा 1 वेक्टर प्लस डेल्टा थीटा 2 वेक्टर, इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे डेल्टा थीटा 2 वेक्टर प्लस डेल्टा थीटा 1 वेक्टर, तो ये फॉलो करता है, इसलिए ये इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन वहीं पे अगर बात अपन फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कर रहे हैं, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कर रहे हैं, तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो थीटा 1 वेक्टर प्लस थीटा 2 वेक्टर है ये नॉट इक्वल टू थीटा 2 वेक्टर प्लस थीटा 1 वेक्टर होता है। इसलिए ये फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है फिर भी हम उसको वेक्टर बोल के ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन जो कल भी लिख के दिया था, यहाँ पे भी मैंने बोला है, इसका हमें कहीं पे भी न्यूमेरिकल अप्रोच में यूज नहीं करना है, बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको हेल्प करने के लिए इतना हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बी क्लियर अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल है तो। अगर वो कंसीडरेबल हो गई, फाइनाइट होगी, तो फिर वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं बनेगी, वो स्केलर बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन में एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो इजी ले लो, उसकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये जो लिख के दिया है उसको याद रखना है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो कि जैसे अगर हम फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो मेरे हाथ में ये चौक है, ठीक है ना, पहले इस पोजीशन में, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं कर रहा हूं फर्स्ट स्टेप में थीटा 1, ये यहां पे आ गया, देन मैं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं इस प्लेन में, ये थीटा 2 यहां पे आ गया। ध्यान रखो इनिशियल पोजीशन कहां पे थी, फाइनल पोजीशन कहां पे थी, कब, जब मैंने थीटा 1 प्लस थीटा 2 किया तब। अब सेम चौक है, सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं अब करने वाला हूं थीटा 2 प्लस थीटा 1, लेकिन थीटा 2 तो इस प्लेन में होता है, तो ये थीटा 2 पहले किया, फिर अगर थीटा 1 किया, तो पहले की केस में थीटा 1 प्लस थीटा 2 जब किया था तब ये पोजीशन थी चौक की, लेकिन जब मैं थीटा 2 प्लस थीटा 1 कर रहा हूं तो चौक यहां पे आ गया, मतलब दोनों इक्वल है क्या? नो सर। वेरी गुड, जिनको समझा उन्होंने नो बोला, जिनको नहीं समझा छोड़ दो, ऐसे कुछ तो बोल रहे थे, है ना। लेकिन अगर ये इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता तो क्या होता, अब इसको ध्यान से देखो, ये चौक है और इसका मैं डिस्प्लेसमेंट करता, ये बना इसका डेल्टा थीटा 1, ये बना डेल्टा थीटा 2, पोजीशन इनिशियल फाइनल समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको डेल्टा थीटा 2 डेल्टा थीटा 1 करूंगा तो देखो ये डेल्टा थीटा 2 हो गया, ये डेल्टा थीटा 1 हो गया, है सेम पोजीशन? यस सर। यस सर। आ गया ना। इसलिए इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एंड जो फाइनाइट अपन कंसीडर करते हैं इट्स अ स्केलर वन। क्लियर? Yes. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं राइट
हैंड थंब रूल, और ये राइट हैंड थंब रूल क्या था? प्रिपेयर हो गया सबको? व्हाट वाज राइट हैंड थंब रूल? इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट, कैसे कैसे पकड़ना है कि सच दैट थंब जो है स्ट्रेच थंब इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन अगर कर्ल्ड फिंगर सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो थंब क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। और आपको याद रखना है कि सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन एक तो क्लॉकवाइज हो सकती है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। यहाँ पे ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ के नॉर्थ में, वेस्ट के ईस्ट में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक तो क्लॉकवाइज जाएगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंड अगर वहां पे सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगी? बोलो। दो सर हमारे डायरेक्शन बोलेंगे थंब की आप, डायरेक्शन इनवर्ड होगी। आउटवर्ड इनवर्ड बोलेंगे। आउटवर्ड सर, आउटवर्ड आउटवर्ड क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड तो क्या शो करूं? डॉट या क्रॉस? डॉट। डॉट डॉट एंड अगर ये क्लॉकवाइज होती तो? क्रॉस, क्रॉस। समझ में आ गया? इसको छोड़ के तीसरी डायरेक्शन होती ही नहीं है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे अभी मैंने पढ़ाया, सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो समझ में आ गया, एक तो आउटवर्ड होगा, नहीं तो डाउनवर्ड होगा। लेकिन जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी कंसेप्ट में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उन सबके डायरेक्शन की जब बात आएगी तब कंफ्यूजन होता है। बी क्लियर अबाउट इट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब लिख के देता हूं, ठीक है, जो मैंने बोला लिख के देता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर मुझे इसका एक्चुअल यूज नहीं समझा। किसका यूज? हाँ सर, वो मतलब हमें आई जे के कैप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आईजेके के फॉर्मूले? सर इसे वो आई जे के कैप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा ना, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना बेटा, थोड़ा 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 रोज आएगा, ठीक है। आने वाला है आगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, that is always perpendicular to the plane of circle। मतलब जिस प्लेन में सर्कल को प्लेस किया है, सर्कल को कंसीडर किया है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्ट होता है। क्लियर? समझा क्या? ये जो स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा है क्लियर? यस नो? यस सर। सर वो ऑलवेज के बाद क्या लिखा है? वहां पे ऑलवेज के बाद में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, ऊपर वाला ऑलवेज, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्किन तो ब्लर नहीं है ना तेजस? सब कुछ अच्छा है आज? नो सर, आई थॉट इट इज ई। ठीक है क्लियर सबको? बस ये क्लियर करना है कि जहां पे भी सर्कल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके प्लेन को ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सर्कुलर मोशन इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंसीडर की है और मेरा सर्कल यहाँ पे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? अपवर्ड। अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे बोल सकते हो? मैंने डायरेक्शन का सेंस बोला ही नहीं। इसको परपेंडिकुलर होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आपको चौक दिख रहा है उस डायरेक्शन में, एक तो ऊपर जा सकता है, नहीं तो नीचे जा सकता है। अब ऊपर एंड नीचे कब डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे? अगर ये मोशन ऐसी है, ऐसी है मतलब ये कौन सी है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। तो ये अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे जा रहा है? डाउनवर्ड। अगर डायरेक्शन उल्टी हो गई तो ये आएगा अपवर्ड। लेकिन हर बार ये जिस प्लेन में सर्कल है उस प्लेन को परपेंडिकुलर एक्ट होता है। अब अगर मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये रहा सर्कल, इस प्लेन में बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। डायरेक्शन में तो दो ही बातें, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ना रेडियस के अलोंग है, ना सरकमफेरेंस के अलोंग है, ना सरकमफेरेंस के टेंजेंट के अलोंग है। ये कहां पे है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल है। क्लियर?
Yes. ओके यहां पे जो है यस वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये इनके बिटवीन का रिलेशन होता है। यस वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मतलब आज के एसबीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये अगर थीटा वेक्टर एंड आर वेक्टर, थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे, Angular Angular displacement. displacement. कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं डेल थीटा लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये छोटा है तभी वो वेक्टर है, मैंने बोला था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने डेल्टा थीटा बोला। तो डेल्टा थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसकी डायरेक्शन कहां पे होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। आर का मतलब कौन है, रेडियस, Radius. रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये रेडियस को बोलने से अच्छा है अपन उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ऊपर एरो है ना, तो वो बन गया रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे होगी, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे होगी, नहीं मालूम, अलोंग द रेडियस होगी। देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर से किसी भी ए पार्टिकल की पोजीशन तक अगर अपन लाइन ज्वाइन करेंगे और डायरेक्शन कहां पे होनी चाहिए, फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन, फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन। तो ये आर वेक्टर जो मैंने यहां पे लिखा है, इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे एस का मतलब कौन है, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। कहां पे होगा ये डिस्प्लेसमेंट, होता कहां पे, सर्कमफरेंस पे। एक्सीलेंट, मेरा वेरी गुड बेटा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इतने अच्छे आंसर आपसे, लेकिन फिर भी मस्त एकदम। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता कहां पे, सर्कमफरेंस पे। और ये डिस्प्लेसमेंट की कहीं पे भी अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, बस टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है एट द गिवन पॉइंट। तो ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, टेंजेंट समझ में आता है ना, कर्व का टेंजेंट। यस सर, Yes, ऐसी sir. लाइन जो गिवन कर्व को एक ही पॉइंट को टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं अपन। तो ये टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर, ये बन गई डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो थीटा की डायरेक्शन कहां पे है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, उसकी डायरेक्शन कहां पे है, अरे Perpendicular to the plane. परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। 10 मिनट यही डिस्कस करें ना बेटा। तो ये जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब, अगर ये बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ट्रैवल कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस वेक्टर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तीनों के डायरेक्शन का पार्ट क्लियर हो गया सबको। यस सर, ओके, तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब इसके बाद में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड आज के लेक्चर में हमें बस उसको ही डिस्कस करना है, उसी के ऊपर एसबीटी के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस क्वांटिटी को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब ये एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होगा, कल वैसे भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करके ही दिया था। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी होती है वैसे ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने नोटेशन डिसाइड किया है थ्रू सिलेबस। क्या ये Omega. ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है, ऐसे ग्रीक अल्फाबेट का जैसे अल्फा बीटा गामा था कल, वैसे ये ओमेगा है। ठीक है, क्या ये ओमेगा है, वेरी गुड। एंगुलर वेलोसिटी को क्या डिफाइन करूं मैं, क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, Theta upon T. थीटा अपॉन टी होती है। ये एक्चुअल में डेफिनेशन फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो हमने वेक्टर में भी ये पार्ट पढ़ा था कि जैसे फोर्स वेक्टर है, फोर्स इसलिए वेक्टर है क्योंकि फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स के फॉर्मूले में पहले एक्सेलरेशन आता है, वो वेक्टर है, इसलिए फोर्स वेक्टर बना। एक्सेलरेशन वेक्टर है बिकॉज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी आती है जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। अगेन वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है।
उसी तरह से अगर ये एंगुलर वेलोसिटी को मुझे आगे जाके वेक्टर बोलना है तो मुझे क्या केयर लेनी पड़ेगी यहाँ पे? सर वो थीटा शुड बी इन्फिनिटली स्मॉल। एक्सलेंट, वेरी गुड। जब मैं एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करूंगा तो मैं उसको इनफाइनेटिसिमली एंगुलर वेलोसिटी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इंट्रोड्यूस करूंगा, बस यहाँ पे। इसके बाद अपन उसको डायरेक्टली फाइनाइट वाला कंसिडर करने वाले, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे एज लिमिटिंग टाइम rate of change of angular displacement। ठीक है, अभी इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है लिमिटिंग। तो आपको मालूम होगा मैथ्स में जैसे एडिशन होता है वैसे सब्ट्रैक्शन होती है, वैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे डिवीजन होता है, वैसे डिफरेंशिएशन भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। वैसे मैथमेटिक्स में और एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है एज ए लिमिट। और ये लिमिट की केस में मैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टू डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी। कंपल्सरी नहीं, मैंने बोला है कि इसको बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में इसका कुछ भी काम नहीं हमें, लेकिन लिंक लगनी चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बन रही है। लेकिन अगर हम डिफाइन करते टाइम फाइनाइट को लेके आएंगे तो वो वेक्टर रिलेट नहीं करेगा। इसलिए देखो क्या अरेंजमेंट होगी कि यहाँ पे ओमेगा वेक्टर बनेगा इक्वल्स टू, लिमिटिंग बोला है इसलिए मुझे लिमिट लेना पड़ेगा, और ये लिमिट के साथ हमेशा लिमिट आती है टाइम की। ये लिखा है मैंने टेंड्स टू 0 ऑफ डेल थीटा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? देखो एकदम सिंपल मीनिंग है, हमें इसकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। कि हमने लिखा है ये जो डेल थीटा वेक्टर अपॉन डेल टी है, डेल्टा टी है, मतलब कि ध्यान से सुनो, मैं एक ही बार बोलने वाला हूं, एक ही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम इंटरवल में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम इंटरवल है, तो जिस टाइम इंटरवल में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया था वो इतना छोटा था, इतना छोटा था कि वो टेंड्स टू 0 था। 0 नहीं था लेकिन इतना 0 था, सॉरी इतना छोटा था, इतना छोटा था कि टेंड्स टू 0 था, 0 के आसपास था, 0 के नियर अबाउट था। मतलब ये लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख दिया, उसका मतलब होता है 0.00। ऐसे रात के 9 बजे तक अगर 0.0000 बोलते रहेंगे, लास्ट में 1 बोलेंगे, फिर सेकंड बोलेंगे, तो जो टाइम होता है वो ये लिमिट में टाइम आ रहा है। गॉट इट? क्लियर? यस Yes, सर। sir. तो ये एक बात तो क्लियर हो गई, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, ये बोलने की बात है बस। दूसरी बात ये कि अगर इतने छोटे टाइम में अगर मेजर करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होने वाला है? 0 नहीं ना, 0 कैसे होगा? Tends to 0. इनफाइनेटिसिमली स्मॉल होने वाला है। क्लियर? यानी कि अब मैं इसको वेक्टर बोल सकता हूं। कोई इश्यू यहाँ पे? किसी को कुछ प्रॉब्लम? बाद में अपन ये लिमिट फिमिट सब छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली कहीं पे यूज नहीं होने वाला, और इसको अपन डायरेक्टली सोप्या भाषा में दे लिहून टाकतो अपन डायरेक्टली, और ये बनता है ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वही है। v की जगह पे ओमेगा है, x रिप्लेस बाय थीटा है, टाइम तो हर बार सेम ही रहेगा। या फिर यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू बनेगा डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा इक्वल्स टू बनता है डी थीटा अपॉन डी टी। स्वप्निल का यहाँ पे डाउट है कि सर इतना छोटा कैसे हो सकता है? मैंने वही बोला ये प्रैक्टिकली नहीं होता है बेटा, ये एजम्पशन है। क्यों था एजम करना वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बस अपन एज्यूम कर रहे हैं, इतने छोटे टाइम में मेजर किया मतलब ये तो वेक्टर बन ही गया। यहाँ पे बन गया मतलब हमें एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बन गई, इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। इसको अपन आगे कहीं पे भी यूज नहीं करने वाले, आगे अपन यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करने वाले। स्वप्निल क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला बन गया थीटा बाई टी, लेकिन इसी थीटा बाई टी को अपन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पे देखो ये जो ओमेगा है, अगर हम कंसीडर करेंगे कि सर्कल में कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जो एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए एक रिवॉल्यूशन का मतलब एक पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और रेडियन में 2 पाई। 2 पाई। एक्सलेंट, वेरी गुड।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो थीटा बनेगा 2 पाई एंड जो टाइम लगेगा उसको अपन कैपिटल टी लिख देंगे। अब ये कैपिटल टी का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम नहीं बोलती उसको, एकदम भारी वाला टाइम ही वो, पीरियोडिक टाइम। कैपिटल टी मतलब कौन होता है? पीरियोडिक टाइम। माइक अनम्यूट करा कोणा तरी, माइक चालू है, ठीक है। या फिर उसको अपन टाइम पीरियड ऐसे भी बोलते हैं। अब ये पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया क्या स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा? रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर। एक चक्कर मारने के लिए बॉडी को जो टाइम लगा था वो बनता है पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड। समझ रहा है क्या? पीरियोडिक टाइम मतलब क्या है, टाइम Yes, पीरियड क्या sir. है? ये जो पीरियोडिक टाइम होगा इसका नोटेशन होता है टी, कैपिटल टी। उसका फॉर्मूला अगर मुझे यहां से बनाना है तो ये बनेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा। या फिर आगे और एक रिलेशन हम देखने वाले हैं, टी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन एन। एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में डिफाइन कर रहा हूं अभी, तब तक एज्यूम करो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा या फिर टी इज इक्वल्स टू 1 बाय एन। यहां पे अगर मैं ओमेगा की जगह पे v इंटू आर लिखूंगा, सॉरी v बाय आर लिखूंगा। कल मैंने फॉर्मूला बोला था ना, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, याद है? हाँ Yes, सर। हाँ सर। तो ओमेगा को मैं v बाय आर लिख सकता हूं। यहां पे अगर मैं लिख Yes. दूंगा v अपॉन आर इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, तो मुझे पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला मिलेगा, दैट विल बी 2 पाई आर अपॉन v। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, ये तीनों भी पीरियोडिक टाइम के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब मुझे बोलो पीरियोडिक टाइम का एसआई यूनिट क्या होगा? टाइम है वो, सेकेंड। सेकंड। डायमेंशंस क्या होंगे? m0 l0 t1 T1। वेरी गुड। स्केलर होगी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। टाइम स्केलर, तो ये भी स्केलर, खत्म। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। हो गया? Yes, तेजस, sir. ओके। हाँ सर। अब मैंने यहाँ पे जो n को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा था, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। फिर मुझे एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर आना है, क्योंकि आज की जो एसबीटी है उसके सारे क्वेश्चन ये एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टाइम के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, कंसेप्ट आती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा है क्या किसी को? यस सर। हाँ सर। यस सर। सबको लगा है? क्या होता है शॉक लगने के बाद? नहीं लगा सर। मूंगे तो सर आता था। शॉक ही नहीं लगा। जिसको नहीं लगा, जान दो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो एक आधा सीरियस ले लेगा। ठीक है, हाँ, जिनको लगा है क्या होता है बेटा, कौन बोलेगा? ले बरी वाटता सांगू नका फक्त। शॉक लगता है तो मूंगे क्या तो होता सर है? आता था हाँ? सर, हात मागं फेकला जातो. सर रिफ्लेक्स एक्शन. काही पण हात मागे फेकले जातो, रक्त जळतं सर. क्या होता? अरे रिफ्लेक्स एक्शन. मी इलेक्ट्रिसिटीचा शॉक बोलतोय बेटा, दुसरे शॉक बद्दल सांगू नका मला. सर वाटतं बर, ठीक आहे. और मुंग्या येतात सरळ सरळ, हो सर. काळ्या लाल ते माहित नाही. ठीक है, होता क्या है, शॉक लगता है मतलब ऐसे जहां पे शॉक लगा है, जिनको नहीं लगा है वो चेक कर सकते हैं, जिनको लगा है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. जहां पे शॉक लगता है वहां से हम फील करते हैं कि कोई तो वाइब्रेशन है हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है. शॉक म्हणजे डायरेक्ट मेन लाइनला जाऊन नहीं घ्यायचा. घरात जर स्विच बोर्ड इधर उधर अगर हाथ लग गया, उसको अगर थोड़ा फील करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या होता है. ऐसे लगता है मुंग्या आल्या मीन्स व्हाट, क्या लगता है हमारे बॉडी में कोई तो वाइब्रेशन इंटर कर रहे हैं. बराबर? यस सर. नहीं ऐसे लगा ही नहीं तो शॉक लगा था सर मुझे. जाओ दे दिया छोड़ो. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है. फ्रीक्वेंसी के ऊपर आते हैं. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब समझ में आता है क्या? देखो एक बार, यस सर। यूनिट टाइम में, अभी यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, जो भी कंडीशन में दिया है वो बनेगा यूनिट टाइम। तो उस यूनिट टाइम में कितने चक्कर, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो मैं जो उस वाइब्रेशन की, करंट के शॉक वाली बात बोल रहा था, नहीं फील क्या होगा, आगे कभी शॉक लग गया लगेच हाथमागा घेऊ नका, उसको थोड़ा सा फील करो, आपको समझ में आएगा कि वो वाइब्रेशन हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी अपन यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी में या फिर करंट एसी वाला हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, तो ये एक वाइब्रेशन हो गया। ऐसे 1 सेकंड में वो 50 टाइम्स होता है, 1 सेकंड में 50 टाइम्स होता है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे सेम कंसेप्ट है लेकिन थोड़ी अलग तरीके से मैंने डिफाइन करके दी है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वहां पे वाइब्रेशन होते हैं, यहाँ पे रिवॉल्यूशन है, वाइब्रेशन अलग है, रिवॉल्यूशन मतलब पूरा चक्कर है। तो ऐसे कितने रिवॉल्यूशन यूनिट टाइम में कंप्लीट हो गए, वो बनेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको नोटेशन हम एन यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे न्यू हो सकता है, या फिर यफ हो सकता है ना। हर जगह पे मतलब तीनों में से कोई भी नोटेशन वो यूज करेंगे, हम एन को फॉलो करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, एन इक्वल्स टू होता है 1/t। तो अभी टी के जो मैंने फॉर्मूले लिख के दिए, सारे फॉर्मूले को उल्टा करना पड़ेगा। मुझे बोलो t इज इक्वल्स टू 2π/ω लिखा था मैंने, याद है? यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे n का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, ω/2π लिख सकता हूँ। नहीं समझा? यस सर, समझ आया। देखो t इक्वल्स टू 2π/ω था, n इक्वल्स टू उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, उल्टा कर दो ω/2π। एंड वहां से अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला चाहिए, जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल रहा हूं, तो क्या बनेगा, ω इक्वल्स टू 2πn बनेगा। ये मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना था, इसलिए ये सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लिए। क्लियर है? ω इक्वल्स टू 2πn कहां से आ गया? यस सर। यस सर। तो ये बनी फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं आरपीएस, सीपीएस और हर्ट्ज। अब ये आरपीएस का मतलब वही रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में होने वाले रिवॉल्यूशन। कभी कभी वो सीपीएस बोल सकते हैं, सीपीएस का मतलब साइकिल्स पर सेकंड, एक साइकिल मतलब एक रिवॉल्यूशन, वन एट द सेम। एंड उसी को अपन हर्ट्ज कंसीडर करते हैं इन ऑनर ऑफ सर हेनरिक हर्ट्ज। उसका नाम यहाँ पे हमने दिया है फ्रीक्वेंसी के यूनिट को। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये सारे यूनिट हमने देखे, ये ऐसा यूनिट है, लेकिन जब कभी भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा कहीं पे भी, हमारे एसबीटी में, मॉड्यूल में या फिर फाइनल एग्जाम में, तो डेटा जो है आपको फ्रीक्वेंसी का ऑलवेज आरपीएम ऐसे दिया जाएगा कि बॉडी परफॉर्म कर रही है 10 आरपीएम, 20 आरपीएम, 60 आरपीएम। तो ये आरपीएम क्या है? व्हाट इज आरपीएम? रिवॉल्यूशन पर मिनट। वेरी गुड, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो हमारा पहला काम होगा ये आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना। तो आरपीएम को अगर आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 60। मतलब आपको बोला है कि कोई बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है विथ 120 आरपीएम, तो ये आरपीएस में कितनी होगी? 2। वेरी गुड। अगर आपको बोला है 2400 आरपीएम से फैन रोटेट हो रहा है, तो आरपीएस में कितना होगा? 40। एक्सेलेंट, 40। वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको फिर कैसे करना है कन्वर्जन? यस। क्योंकि ये आज के एसबीटी में करने पड़ेंगे आपको, मैं लिख के दे रहा हूं, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ बातें यहाँ पे रब करने वाला हूँ। क्या क्या? फिर से एक बार बताओ ना कन्वर्जन वाला पार्ट। जो भी आरपीएम वाला, क्या हाँ आरपीएम दिया, आरपीएम ऐसे वर्ड प्रिंट करके देंगे, आरपीएम उसका मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट।
तो उसको हमें SI में कन्वर्ट करना पड़ता है हर बार। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, बस 60 से डिवाइड करना है। जैसे 120 आरपीएम था, 60 से डिवाइड किया 2 आरपीएस। 2400 आरपीएम था, 60 से डिवाइड किया 40 आरपीएस। तेजस, थैंक यू सर। करो रब फिर बोर्ड। ओके, यस सर। तो पीरियोडिक टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, उसके फॉर्मूले आ गए। उसके साथ साथ ये जो एंगुलर वेलोसिटी की अपन बात कर रहे थे, देखो पहला वाला ये फॉर्मूला जो हमें कभी यूज नहीं करना है, यहाँ पे डेफिनेशन के साथ इंट्रोड्यूस करना है और भूल जाना है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क ही करके देता हूं। इसके अगर 3 स्टार है तो इसके डायरेक्ट 5 स्टार करने पड़ेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी के सारे फॉर्मूले क्लियर है, सबको प्रिपेयर भी हो गए। देखो सबसे पहले ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, देन ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, देन ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, देन ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन। इफ पॉसिबल मेरे साथ एक बार प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, ठीक है। ओमेगा इज गिवन बाय पहला फॉर्मूला थीटा बाई टी, दूसरा डी थीटा बाई डी टी, तीसरा 2 पाई बाई कैपिटल टी, तीसरा नहीं चौथा 2 पाई एन। 1 2 3 4, हाँ 4 ही है, एक तो अपन पढ़ेंगे नहीं, उसका काम ही नहीं है। ठीक है, वंस अगेन ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, दूसरा ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, तीसरा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, लास्ट वन ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, लास्ट वन ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन। क्लियर है सबको, हो गया लर्न? यस सर। तो कंडीशन क्या है, हमने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को देखा, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हमने यहाँ पे डिराइव किए, एंड इसके साथ और एक फॉर्मूला जो मैंने कल भी इंट्रोड्यूस किया था, आज भी लिख के दिया है, देखो दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर। इसको भी याद करो, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर। है क्लियर सबको? तो ये 5 फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी, जिनको लर्न करना है, जिससे रिलेटेड हमें बहुत सारा वर्क भी करना है। अभी 1 बाय 1 इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। लर्न तो हो गए, लगे स्वप्निल का दूसरा क्वेश्चन, सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? मैं शॉर्ट में बोल तो देता हूं, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये परफेक्टली मालूम नहीं होगा। पहला फॉर्मूला आता है दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। ये कब यूज करेंगे? इफ एंगल एंड टाइम इज गिवन डायरेक्टली आपको बोला है कि कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, जिसका सर्कुलर पाथ जिसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस 10 सेंटीमीटर है इन द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन समझा मैंने क्या बोला? इफ अ बॉडी परफॉर्म्स हाफ रिवॉल्यूशन along the circumference of the circle of the radius 10 centimeter in the time interval of 2 seconds, then angular velocity will be। मैं सॉल्व करके देता हूं, क्या होगा? थीटा मैंने बोला हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब कितना? 1 पाई। मालूम है ना सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन? यस सर। सर्कल में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ तो 2 पाई। अगर हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ 1 पाई। 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ पाई बाय 2। पाई बाय 2। 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गए पाई बाय 4। पाई बाय 4, पाई बाय 8 ऐसे थोड़ी चलेगा। 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो कितना एंगल होगा? 3/4 रिवॉल्यूशन मतलब कितना एंगल? एक देखो सर्कल है ना, उसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, ये 4th क्वार्टर। 3/4 मतलब 4 में से 3, इसका पाई बाय 2, इसका पाई बाय 2, इसका पाई बाय 2, कितना? यस सर। 3 पाई बाय 2। क्लियर? तो अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला था वहां पे हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब एंगल बनेगा पाई। टाइम कितना दिया है? 2 सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी बन गई, एंगुलर वेलोसिटी बन गई पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड। है क्लियर? फिर इसको कब यूज करेंगे? Yes sir. उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। ये मतलब डिफरेंशिएशन है। अगर आपको थीटा दिया जा रहा है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम 2t² - 4t + 10,
इस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, तो उसी केस में हम क्या करेंगे, ये एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, जहां पे अपन डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करते हैं। याद है ना डेरिवेटिव का रूल, डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू एन दिया, हमें हर बार क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है एंड पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है, खत्म। क्लियर? Yes, sir. तो आपको बोला है कि थीटा का एक्सप्रेशन इस तरह से है, तो 5th सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो 2 × 2 4t -4 प्लस 0, t की वैल्यू 5 है, 5 × 4 20, 20 - 4, यानी एंगुलर वेलोसिटी आ गई 16 रेडियन पर सेकंड। तो इस टाइप की एंगुलर वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं, Instantaneous. याद है ना, हाँ सर। इंस्टेंटेनियस। एंड इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करो फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल टू 6, हमें क्या करना है, पहले θ1 कैलकुलेट करना है, जहां पे t का मतलब 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 माइनस 4 × 2 8 प्लस 10, मतलब θ1 आ गया 10। वही बात θ2 के लिए करेंगे, बस θ2 में टाइम कितना होगा 6, तो 6 स्क्वायर 36, 36 का डबल मतलब 72, माइनस 6 × 4 24 प्लस 10 कितना आता है 58। तेजस, Yes, sir. 58. तो यहाँ पे अगर मुझे ओमेगा निकालनी है, तो इस टाइप के ओमेगा को बोला जाता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, विच इज गिवन बाय θ2 माइनस θ1 अपॉन t। डी थीटा का मतलब चेंज ही होता है, यानी कि यहाँ पे अपन लिखेंगे 58 - 10 मतलब 48, एंड टाइम कितना आएगा 6 - 2 मतलब 4, तो कितना आएगा आंसर 12 रेडियन पर सेकंड। है क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? Yes. इसके बाद में नेक्स्ट आएगा, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2π अपॉन कैपिटल टी। अब इसको कब यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे अगर आपको पीरियोडिक टाइम गिवन है, तो इफ पीरियोडिक टाइम इज गिवन। अब पीरियोडिक टाइम जो है वो गिवन नहीं भी होगा, तो भी आपको कुछ स्टैंडर्ड केस देते हैं जिसमें हमें मालूम होता है, या फिर हमें मन से उसको निकालना पड़ता है, क्वेश्चन में नहीं देते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है अर्थ जो खुद के अबाउट रोटेट हो रही है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो मुझे बोलो अर्थ को खुद के अराउंड एक पूरा चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 hours. Hours. यहाँ पे अगर हमें पीरियोडिक टाइम ऑफ अर्थ चाहिए, तो वो होता है t इक्वल्स टू 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब कितने मिनट्स, अरे 24 आवर्स मतलब 24 × 60 मिनट्स। 24 आवर मतलब कितने सेकंड, 24 × 60 × 60 सेकंड, एंड इसका मतलब कितने सेकंड, तो इसका मतलब है 86400 सेकंड। एक दिन में, वन डे में कितने सेकंड है 86400, इतने सेकंड आप वेस्ट में डाल रहे हो पर डे, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो। ठीक है, उसके बाद में आपको बोला जा रहा है पीरियोडिक टाइम ऑफ आवर एंड। तो अगर आवर एंड, एक्चुअल में आवर एंड का टिप जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन आवर एंड का एंड उसका पीरियोडिक टाइम सेम होता है। तो बोलो हाँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बेटा, वेरी गुड। ठीक है, मुझे बोलो यहाँ पे आवर एंड के लिए पीरियोडिक टाइम कितना होता है, 12 hours. हाँ 12 आवर्स, वेरी गुड। जो 12 पे होता है उसको एक चक्कर मारने के लिए 12 घंटे लगते हैं, मतलब वो बनेंगे 12 आवर्स। सो ये बनेगा 12 आवर्स मतलब
12 इंटू कितने मिनट, 60 मिनट, मतलब ये बनेगा 12 इंटू 60 इंटू 60, यानी कि 43200 सेकंड। लिख के दे रहा हूं, प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर ही एसबीटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पीरियोडिक टाइम ऑफ मिनट हैंड। तो मिनट हैंड के लिए पीरियोडिक टाइम कितना होता है, चलो 60 minute. 60 मिनट्स, वेरी गुड। जो मिनट हैंड है उसका पीरियोडिक टाइम होता है 1 आवर, यानी 60 मिनट, मतलब कितने सेकंड, 3600 लास्ट में कौन बचा, सेकेंड हैंड सेकंड और उसका पीरियोडिक टाइम, अरे 60 सेकेंड 60 सेकंड, वेरी गुड। तो ये जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, इनके पीरियोडिक टाइम फिक्स होते हैं। अगर इनके पीरियोडिक टाइम फिक्स है तो इनके एंगुलर वेलोसिटी भी फिक्स होगी। तो मुझे बोलो एंगुलर वेलोसिटी फॉर अर्थ कैलकुलेट करनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 2π/t। लेकिन t अर्थ के लिए कितना है, 86400। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा π/43200 रेडियन पर सेकंड। है क्लियर? इसको लर्न ही करना है, हर बार कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, समझा कि ये यस नो। यस उसके बाद आवर एंड के लिए, तो इसके लिए जो पीरियोडिक टाइम है फॉर्मूला फिर से वही 2π/t, 2π/43200, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है π/21600 रेडियन पर सेकंड। है क्लियर? उसके बाद में मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो वो बनेगी 2π/3600, यानी कि π/1800 सेकंड। तो मुझे बोलो सेकंड्स हैंड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए। π/30. वेरी गुड। 2π/60 यानी π/30 रेडियन पर सेकंड। तो ये फिक्स होती है पीरियोडिक टाइम एंड उनसे रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी। इसका एक नहीं 2 बार स्क्रीनशॉट ले लो और 4 बार इसको लिख के प्रिपेयर करो, ठीक है ना। आज के एसबीटी में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, इसको प्रिपेयर करेंगे अच्छे से तो आपको एसबीटी के क्वेश्चन भी सिंपल जाएंगे। क्लियर? यस। करो रब फिर तेजस। हाँ सर। तो अभी समझ में आ रहा है ना स्वप्निल, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? यस सर। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। आपको बोला गया है कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड्स हैंड इन 15 सेकंड 15 सेकंड। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं आ रहा है कुछ आइडिया? देखो जिनको आता है वो ट्राई करो, बाकी लोग एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेसिक, ओमेगा इक्वल्स टू θ/t। लेकिन सेकंड्स हैंड के बारे में हमें मालूम है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, π/30 होती है। क्लियर है सबको? मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? यस उन्होंने t को बोला है 15 और थीटा कैलकुलेट करना है तो मैं ये थीटा को लिखूंगा π/30 इंटू टी दिया है 15, यानी वो क्या करेगा 15 सेकंड में 90 डिग्री यानी π/2 इतना एंगल डिस्क्राइब करेगा। अब 15 सेकंड क्या 45 सेकंड देने दो, कितने भी सेकंड देने दो, हम सेम प्रोसेस फॉलो करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड हैंड का भी, मिनट हैंड का भी, आवर हैंड का भी। क्लियर? तेजस
तेजस क्लियर? हाँ सर। ओके। अब इसके बाद में मैंने और एक फॉर्मूला दिया था, दैट वाज 2 पाई n, और आपको अब ये 2 पाई n वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n कब यूज करेंगे? इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है तो उस केस में हम ये 2 पाई n को यूज करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी दी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे शिवम? क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है, ये कैसे समझ में आएगा? रिवॉल्यूशंस। एक तो आरपीएम होगा, आरपीएस होगा, सीपीएस होगा, नहीं तो हर्ट्ज होगा। इस तरह के वर्ड अगर यूज कर दिए मतलब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दी। जैसे कि आपको बोला है कि अगर कोई फैन है, फैन, और ये फैन जो है वो रोटेट कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ 1800 आरपीएम, तो उस फैन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? फैन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? कर सकते सॉल्व? यस नो? 60 pi. 60 पाई। Pi. 60 पाई सिर्फ? देखो यस सर। क्या होगा, पहले आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 30। ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई एन, ये 2 पाई तो एज इट इज है, एन का मतलब 30 है, तो आंसर आ गया 60 पाई रेडियन पर सेकंड। है क्लियर सबको? यस सर। तो इस तरह के जो भी फॉर्मूले हमने देखे हैं, जितने क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज एसबीटी एक्सट्रीमली सिंपल होने वाली है आज की भी, कल की तरह। लेकिन आप जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो अच्छा स्कोर करने का, और फिर आपको बुरा लगता है। वैसे मत करो, लेक्चर हो गया उसको वर्क करो, 5 घंटे में हो गया 5 घंटे करो, 10 घंटे चाहिए 10 घंटे दे दो, लेकिन डिसाइड करो खुद को, मतलब कमिटमेंट करना है खुद से। मैंने मॉर्निंग में आई थिंक डाला था आपके ग्रुप में, है ना, मोहम्मद अली का स्टेटमेंट क्या था, याद है किसी को? अब जाके चेक मत करो। यस सर। ट्रेनिंग का जो हर एक मोमेंट था वो एकदम मैं हेट कर रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं रोज हर वक्त हर सेकंड खुद को एक ही बात बोल रहा था कि एक बार इसको ओवरकम कर लिया, फॉर लाइफ टाइम आई हैव टू लिव एज ए लीजेंड। फिर मुझे पूरा लाइफ टाइम जो है एक विनर की तरह जीना है, बस इसको मतलब कवर करना है, सर्वाइव करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपकी भी सिचुएशन सेम है, डिसाइड करना है, खुद के साथ कमिटमेंट करना है। एसबीटी होगी उसमें आउट ऑफ ही चाहिए, और उसको आउट ऑफ लाने के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। क्या करना है हमें? हमें डोंगर यहाँ से उठा के वहां थोड़ी रखना है, हमें कुछ नहीं करना है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको ही नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करना है। कल के क्वेश्चन देखो, एसबीटी में 5 ही क्वेश्चन थे, वही स्टेटमेंट जो मैंने लिख के दिए थे, फिर भी कुछ महाशय ऐसे है वो भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। अब मैं क्लास में मतलब इसे बोलूंगा नहीं नाम लेके, लेकिन ये अगर कंडीशन है तो वो क्या है कि वो बस लाइटली ले रहे, लेक्चर कर रहे हो डायरेक्ट एसबीटी ओपन कर रहे हो। ठीक है बेटा, यू आर डीलिंग विद फिजिक्स, इतना इजी नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है इससे। रोज झगड़ना पड़ेगा आपको, रोज यहाँ पे आके एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तब जाके 40 में से 10, 12, 15 मार्क्स आएंगे। इतना इजी नहीं होता है। जो लोग 40 आउट ऑफ 40 लेके उनके एफर्ट्स देखेंगे आपको, तो आपको नींद नहीं आएगी। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जो एंगुलर वेलोसिटी हम देख रहे थे उसका एसआई यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। एंगल अपॉन टाइम है ना, तो एसआई यूनिट होता है रेडियन अपॉन सेकंड। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे बोलो? m0 l0 t-1, क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको वेक्टर बनाने के लिए तो स्टार्ट में इतने परिश्रम लिए थे, लिमिट का पार्ट लेके आ गए थे। अगर ये वेक्टर है तो इसको भी क्या होगी? डायरेक्शन होगी, एंड इसकी भी डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल होगी। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज एक्टिंग अलोंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर मालूम हो गई तो उसी की डायरेक्शन में ये एंगुलर वेलोसिटी एक्ट होती है। सो है क्लियर सबको?
आज एक ही कंसेप्ट पढ़ी हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कल भी हमें सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी, कल भी हमें सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। आज एकदम बेसिक फॉर्मूले एंड फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन थे एक एक स्टेप के, उनको इंट्रोड्यूस किया है। कल हम इसको थोड़ा सा और डीप में लेके जाने वाले हैं, ठीक है। सो एसबीटी विल बी देयर बेस्ड ऑन सेम पार्ट, रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। आज के लिए इतना ही।